अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फेलोज़। सो आज मैं लेसन नंबर 29 स्टार्ट कर रही हूँ हमारा न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का। ठीक है, इसमें हमने बेसिक न्यूरो एनाटॉमी जो ब्रेन के हम पार्ट्स पढ़े थे वही हमने इसमें पढ़ना है। तो हमने पिछले जो लेसन में 28 में मीज़ेनसेफेलोन के कुछ पार्ट्स पढ़े थे। आज हम डेनसेफेलोन यानी जो ब्रेन की दूसरी लेयर है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं वो हम पढ़ेंगे। डेनसेफेलोन के जो पार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, डेनसेफेलोन जो है दो मेजर एरियाज़ होते हैं ब्रेन के इसके अंदर जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस और दूसरा होता है थैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन के बेस में यानी बिल्कुल जो है बेस जो इसका किनारा होता है, बेस का किनारा यानी दरमियान ना दरमियान में ना नीचे, बिल्कुल जो है ऑपोजिट साइड पे यानी जो थर्ड वेंट्रिकल होती है ना उसके बोथ साइड्स पे अगर आप ब्रेन की पिक्चर निकाल के देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से उसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो होता है वो थैलेमस के नीचे होता है क्योंकि इसी वजह से इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं यानी थैलेमस के नीचे बिलो उसके। हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का एक हिस्सा है और ये तब एक्टिवेट होता है जब कोई भी डेंजर की सिचुएशन आती है यानी जब फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन आती है या सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज आता है। अगर अब ऑर्गेनिज्म ने अपना सर्वाइवल करना होता है तो वो इसी पार्ट को एक्टिवेट करके करता है। हाइपोथैलेमस के नीचे एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सुपर चियास्मेटिक न्यूक्लियस SCN। ठीक है, SCN जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन डे नाइट साइकिल्स में यानी डायर्नल साइकिल्स के दिन और रात में ब्रेन की क्या एक्टिविटी होगी यही डिसाइड करता है ये हिस्सा। ठीक है, इसके अलावा इस रीजन में मेमिलरी बॉडीज़ भी पाई जाती हैं जो कि मेमोरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अब जो हाइपोथैलेमस है ये अपने हार्मोन्स रिलीज़ करता है। ठीक है, वो हार्मोन्स जो हैं पिट्यूटरी में जाते हैं और पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि वो आगे अपना काम करे। यानी ब्रेन जो है वो इनडायरेक्टली पिट्यूटरी से किसके ज़रिए कनेक्ट हो रहा है, हाइपोथैलेमस के ज़रिए। ठीक है, इसके तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो फेयर, एग्रेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, फूड, वाटर एंड मीटिंग यानी जितने अहम हिस्से हैं वो किसने अंजाम देने हैं, पिट्यूटरी ने एंडोक्राइनल ग्लैंड्स देगी और वो पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स रिलीज़ होंगे उसी के ज़रिए ही ये काम करेंगे ये ग्लैंड्स। ठीक है, तो वो जो ग्लैंड्स हैं और पिट्यूटरी कहाँ पे मौजूद है, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल साथ होता है। तो हाइपोथैलेमस इसको कनेक्ट कर रहा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पिट्यूटरी के साथ। ठीक है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें थर्स्ट रेगुलेशन में वो भी इसी के अंदर यानी डेनसेफेलोन के अंदर पाया जाता है। एंटीरियर हाइपोथैलेमस का जो अगला वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं एंटीरियर हाइपोथैलेमस। ये थर्स्ट रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद वेंट्रोमीडियल और लेटरल हाइपोथैलेमस जो होते हैं यानी जो पिछले हिस्से होते हैं वो फीडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे इंसान को भूख लगती है और खाना खाने का जो अमल होता है उनमें ये अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, उसके यानी जब जैसे पेट भर गया तो फूड स्टॉप सिग्नल का जो है सेंटर कौन सा है वो VMH यानी वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इसके बाद थैलेमस स्टार्ट होता है। थैलेमस को जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कहते हैं डेनसेफेलोन का सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट थैलेमस है। ओवलिश इसकी शेप होती है यानी अंडे की तरह और इसका जो सबसे अहम फंक्शन है वो ये है कि ये सेंसरी रिले न्यूक्लियाई कहलाता है। यानी यहाँ पर जितनी न्यूरॉन्स आ रही होती हैं, सेंसरी इनपुट आ रहे होते हैं, यहाँ पर आकर क्लासीफाई होते हैं, यहाँ पे आकर डिवाइड होते हैं और फिर जहाँ उन्होंने नेक्स्ट ऑर्गन्स में जाना है यही पार्ट यानी थैलेमस डिसाइड करेगा कि कौन से रिसेप्टर्स और कौन से जो हैं रूट्स के ज़रिए ये अगले हिस्सों में जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है डोर्सल ग्रुप ऑफ फाइबर्स जो कि मल्टी मॉडल होता है, ये क्या करता है, ये रिसीव्स करता है और सेंड करता है इनपुट जो आया है उसको डिफरेंट सेंसरी एरियाज़ में। अगर इस एरिया को हम स्टिमुलेट करें यानी ये डोर्सल ग्रुप ऑफ फाइबर्स एक हिस्सा है ब्रेन में, अगर हम इसे स्टिमुलेट करें तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा कॉर्टेक्स के अंदर और दूसरे एरियाज़ में। और इस बात का सबूत पाया गया है कि कॉर्टेक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवाता है उसमें अहम किरदार इसी बंडल का होता है।
फिर आता है जी टिलिनसेफेलोन। टिलिनसेफेलोन यानी डिनसेफेलोन के बाद वाला जो हिस्सा है, इसमें एंड ब्रेन के जितने हिस्से हैं वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें कॉर्पस स्ट्रिएटम और लिम्बिक सिस्टम जो है ये दो बहुत अहम पार्ट्स हैं। कॉर्पस कैल्यूसम क्या है? कॉर्पस कैल्यूसम फाइबर्स का एक मेजर बैंड है। फाइबर्स क्या होती हैं? छोटे छोटे से बारीक धागे नुमा तार नुमा जो हैं ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्होंने दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ रखा होता है, यानी ब्रेन के लेफ़्ट और राइट दो हिस्से हैं, दोनों हिस्सों को इन फाइबर्स ने जोड़ा हुआ होता है, ठीक है। और कॉर्पस कैल्यूसम क्या होता है? वाइट कलर का होता है और नेकेड आइज से विजिबल नहीं होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक कुछ कॉमिश्योर्स पाए जाते हैं। कॉमिश्योर्स भी वही हिस्से हैं जो कि लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर को जोड़े रखेंगे, तो वो इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को अगर गुजरना होता है तो इन्हीं के ज़रिए वो गुजर के लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट पार्ट ऑफ ब्रेन में जाती हैं। इसके बाद आते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है इसका मतलब होता है आउटर कवरिंग, यानी ब्रेन की जो बार्क है। बार्क हम किसे कहते हैं? छाल, दरख्त की जो छाल होती है, ठीक है, उसे हम बार्क कहते हैं। तो यहाँ पे बार्क ऑफ ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो थिकनेस है अगर हम उसे मेजर करें तो 1.5 to 4.5 मिलीमीटर है, ठीक है। एवरेज जो है वो 2 मिलीमीटर है। मोटर कॉर्टेक्स का सबसे थिकेस्ट एरिया यही है और इसमें यानी प्राइमरी जो मोटर कॉर्टेक्स है यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो अगला हिस्सा है वो 4.5 मिलीमीटर थिक होगा और थिनेस्ट कितना होगा? 1.5 मिलीमीटर विजुअल कॉर्टेक्स पे आके, यानी जहाँ से विजुअल कॉर्टेक्स शुरू हो रहा है, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स, इस तरह मोटर कॉर्टेक्स, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो है टोटल सरफेस जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की है वो 20 स्क्वायर फुट है, ठीक है। यानी अगर हम उसे ओपन करें तो ये इतने ज़्यादा जो है फुट पे छा जाएगी, 20 स्क्वायर फुट, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और देखो वो कैसे ब्रेन के अंदर, ब्रेन के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि ब्रेन तो छोटा सा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये कैसे लिपटी हुई मौजूद है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके बाद जो दो फिशर्स के दरमियान एरिया मौजूद होता है उसे हम गायरस कहते हैं, ठीक है, और इसे गायरी भी कहते हैं। इसके अलावा जो दो मेजर फिशर्स जो हैं इनको सेंट्रल फिशर और फिशर ऑफ रोनाल्डो भी कहा जाता है, जो कि फ्रंटल और पेरिटल लोब को अलहदा करते हैं, ठीक है। इसके बाद जी कॉर्टेक्स की कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। पेलियो कॉर्टेक्स, आर्की कॉर्टेक्स, मीज़ो और नियो कॉर्टेक्स। जो पेली कॉर्टेक्स है ये क्या करता है? इसके अंदर ओल्फैक्टरी यानी सूंघने वाली हिस्स और दूसरे एरियाज़ मौजूद होते हैं। आर्की कॉर्टेक्स में हिप्पोकैम्पल जो फॉर्मेशन है उस पर मुश्तमिल होता है, यानी हिप्पोकैम्पस का हमने पहले भी पढ़ा था, इसका फंक्शन क्या होता है? मेमोरी सेव करना, तो आर्की कॉर्टेक्स उसको जो है मेमोरी को सेव करता है। मीज़ो कॉर्टेक्स मिडल कॉर्टेक्स है, सिंगुलेट गायरस में मौजूद होता है। इसके अलावा पैरा हिप्पोकैम्पल एरियाज़ और एलो कॉर्टेक्स आइजो कॉर्टेक्स के दरमियान होता है, ठीक है। ये तमाम सारे हम जो पढ़ें ये ब्रेन के ही पार्ट हैं और जो मेजर हम पढ़ें हैं वो टिनसेफेलोन के पार्ट्स हैं। नियो कॉर्टेक्स जो है इसे हम आइजो कॉर्टेक्स भी कहते हैं और न्यू कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसकी 6 लेयर्स होती हैं और इसकी एवोल्यूशन बहुत रिसेंट है, यानी कि अभी अभी जो है इसकी एवोल्यूशन हुई है। 90% जो है कॉर्टेक्स का हिस्सा वो नियो कॉर्टेक्स होता है, यानी नियो कॉर्टेक्स ने सारे कॉर्टेक्स को 90% हिस्से को उसके घेरे हुए हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो एनिमल्स जो कि लेस प्रिमिटिव होते हैं यानी लेस डेवलप्ड हैं, क्योंकि उनके फंक्शंस इतने ज़्यादा नहीं होते, खाने पीने के फंक्शन होते हैं, सो जाने के, तो ये आम फंक्शन है, इसलिए उनका सेरिब्रल कॉर्टेक्स स्मूथ होता है। जबकि जो इवॉल्व और सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जो हायर ऑर्डर फंक्शनिंग करते हैं उनका सेरिब्रल कॉर्टेक्स की सरफेस रफ़ और कॉन्व्यूलेटेड होती है, ये रिसर्च से शो हुआ है। ह्यूमन, रिसस मंकीज़ और चिंपैंजीज़ इन सब की जो है बहुत रफ़ सरफेस होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, क्योंकि इनका फंक्शन उस लिहाज से बहुत ज़्यादा है लोअर एनिमल्स के मुकाबले में। अब हम पढ़ते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लोब्स।
जो कि हम सब जानते हैं इसके 4 लोब्स हैं, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब। जो फ्रंटल लोब है ये सेंट्रल फिशल के बिल्कुल रोस्ट्रल में पाया जाता है, यानी उसकी जो अगला वाला हिस्सा है, टेल वाला हिस्सा, उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा जो इसका सबसे अहम काम है वो स्पीच, आर्टिकुलेशन और प्रोडक्शन का है, ठीक है। यानी इसके अंदर ब्रोका एरिया भी पाया जाता है और वो क्या करते हैं, वो स्पीच, आर्टिकुलेशन यानी आवाज़ पैदा करने का काम करता है ब्रोका एरिया। उसके बाद पेरिटल एरिया आ जाता है। पेरिटल एरिया क्या है जी, अगर हम इन एरियाज़ को स्टिमुलेट कर दें इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए तो क्या होगा, इस हिस्से में नंबनेस आ जाएगी, यानी बेहिस्सी आ जाएगी, यानी सेंसेस को कंट्रोल करने वाला हिस्सा पेरिटल है। अगर हम इसके अंदर कुछ इंट्रोड्यूस करवा दें इलेक्ट्रिकल करंट या कोई और चीज़ तो क्या है, नंबनेस, बेहिस्सी पैदा हो जाएगी, सेंसेस काम करना छोड़ देंगी। उसके बाद आता है टेम्पोरल हिस्सा। टेम्पोरल वाला जो पार्ट है इसके अंदर एक बहुत मेजर पार्ट है जिसे हम कहते हैं ब्रिनिक्स एरिया, जो कि स्पीच कॉम्प्रिहेंशन के काम आता है। यानी जो आपने लैंग्वेज बोली है या दूसरे की सुन रहे हैं वो यहाँ पर आकर ट्रांसलेट होती है टेम्पोरल वाले हिस्से में। इसके बाद आता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल में प्राइमरी और सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स शामिल होता है, यानी विजुअल जो आँख की हमारी नर्व्स जा रही हैं वो इसी एरिए के पास जा रही हैं, ठीक है। ऑक्सीपिटल से नाम से ही जाहिर है आई का एरिया होगा। तो यहाँ पे क्या है, यानी आइज़ की तमाम न्यूरॉन्स आकर यहाँ पर इकट्ठी होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर 7, 18, 19 लेयर्स के नाम हैं, ब्रॉडमैन एरियाज़ जिसे कहते हैं। इनके अंदर ऑर्गेनाइज्ड लेयर्स होती हैं 17, 18 और 19। इसके बाद है जी साइटो आर्किटोनिक्स। हमारे जो वो 4 पार्ट थे वो मुकम्मल हुए। अब जो सेरिब्रल कोर्टिकल लेयर्स को अगर हम खोल के देखें माइक्रोस्कोप के ज़रिए तो इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं साइटो आर्किटोनिक्स। सेरिब्रल कोर्टेक्स की लेयर्स जो हैं काफ़ी सारी हैं, मॉलिक्यूलर, एक्सटर्नल ग्रैनुलर, एक्सटर्नल पायरामिडल, इंटरनल ग्रैनुलर, इंटरनल पायरामिडल, मल्टीफॉर्म लेयर। इन सब के बस नाम और फंक्शन याद करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। जो पायरामिडल लेयर है नाम से ही ज़ाहिर है वो पिरामिड की शेप की होगी, जैसे कि पिरामिड की तो कोन्स बनी होती हैं इस तरह की उनकी शेप्स होंगी। इसके बाद आते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसके 2 हिस्से हैं। इसमें 2 अहम यानी इंडिपेंडेंट लोब्स होते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी लेफ़्ट और राइट हेमिस्फेयर। इन्हें हम कहते हैं 2 लोब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का बहुत बड़ा एरिया होता है जिन्होंने इन 2 लोब्स को कंट्रोल या कवर किया होता है। तो इस बात पे बहस होती रही है कि क्या एक ब्रेन है या फिर ये 2 अलग अलग ब्रेन्स हैं। जो गैज़निगा, मिलनर और स्पेरी ने रिसर्च की थी उन्होंने ये शो किया था कि 2 हेमिस्फेयर जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए बने हैं। लेफ़्ट हेमिस्फेयर में स्पीच कंट्रोल होती है जबकि राइट हेमिस्फेयर में स्पेटियल फंक्शनिंग कंट्रोल होती है, यानी मूवमेंट वगैरह। उसके बाद मिलनर ने वेडर टेस्ट जो पेशेंट पे किया, इस टेस्ट में 1 साइड जो थी ब्रेन की उसने उनको एनेस्थाइज्ड कर दिया यानी बेहोश कर दिया सोडियम एमिटाइल इंट्रोड्यूस करवा कर। मिलनर ने ये रिपोर्ट किया कि तमाम जो राइट हैंडेड पर्सन होते हैं उनका लेफ़्ट हेमिस्फेयर जो होता है उसकी स्पीच डोमिनेंस 92% होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो स्पीच होती है अगर वो लेफ़्ट हेमिस्फेयर में यानी हमने कोई एनेस्थाइज किया उसको लेफ़्ट हेमिस्फेयर को तो उनकी स्पीच स्टॉप हो जाएगी, यानी लेफ़्ट वाला हिस्सा क्या कर रहा है, आपकी स्पीच को कंट्रोल कर रहा है। अगर स्पेसिफ़िक डिसऑर्डर जैसे कि एफेज़ियाज़ हैं, ये लैंग्वेज और स्पीच डिसऑर्डर हैं, अगर लेफ़्ट हेमिस्फेयर डैमेज होता है तो इस तरह की डिसीज़ होती हैं। और एप्रेक्सियास मूवमेंट डिसऑर्डर हैं, अगर पेशेंट का राइट वाला हिस्सा जो है इन्फेक्ट होगा तो उसमें एप्रेक्सियास जैसी डिसऑर्डर्स होंगी, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड, सो बेस्ट ऑफ लक।